हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे को अच्छे से समझना चाहते हैं, प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है अंकल डेच और उनकी बेटी खाओ के कन्वर्सेशन से, जहाँ खाओ अपने डैड से कहती है, क्या थेप का इंतज़ार ख़त्म हो गया? क्या ये वही लड़की है जिसका इंतज़ार आज कई सालों से थेप कर रहा था? डैड कहते हैं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। वैसे इन सब के बारे में बातें कम करो और थेप के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, थेप को बुलाओ। जब से थेप ने इम को देखा है, वो उसके प्यार में टोटली लट्टू हो चुका है, क्योंकि थेप इम में वो पुरानी वाली लड़की को ढूंढ रही जिससे किसी टाइम में वो प्यार करता था और उसी का इंतज़ार वो कई सदियों से कर रहा था। यहाँ पर थेप अंकल और खाओ को बताता है कि वो बहुत जल्द इम के साथ बेबी की प्लानिंग करने वाला है। तो वहीं पर अंकल डेच थेप को समझाते हैं कि इम के बारे में उसे सब कुछ याद है, लेकिन क्या इम वही लड़की है? अगर वही है तो उसे थेप के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? थेप बाहर जाने वाला था, लेकिन अंकल डेच उसे उसका स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट करवाते हैं, जो कि नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। इम जब नीचे आती है, देखती है डैड और उसका ब्रदर ड्यून दोनों किचन में लगे हुए थे। ड्यून इम से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा देर तक सोती हो, जल्दी आकर के हमारी थोड़ी हेल्प कर दिया करो। इम कहती है, इतना सारा खाना डैड आप क्यों बना रहे हैं? डैड कहते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स पे कुछ ऑफ़र्स मिले हैं, बस इसी वजह से तैयारी चल रही है। ड्यून अपनी यहाँ कुकिंग की तारीफ़ करता है कि उसने बहुत स्ट्रगल करके फाइनली थाईलैंड का फेमस वाला ऑमलेट बनाया है। इस पर डैड कहते हैं, हाँ, ऑमलेट बनाने में जितने सारे प्लेट्स तुमने यूज़ किए हैं ना, उन बर्तनों को जा कर के पहले वॉश करो। ड्यून कहता है, ये तो गलत है डैड। आगे ड्यून इम से कहता है कि वो इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों है? क्या उस बंदे की वजह से जिसने उसे धोखा दिया? उसे भूल जाना चाहिए, आफ्टर ऑल वो है ही उसी लायक। यहाँ पर ड्यून इम के बॉयफ्रेंड कोब को भुलाने की बात कर रहा था और साथ ही इम से कहता है कि वो ज़रा अपने भाई पे भी फोकस करे कि उसका एक प्यारा सा भाई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इम पर ही है। अक्सर इम को उसकी कंपनी ड्रॉप करने के लिए फानो ही जाया करता था। आज भी वो इम को ड्रॉप करने के लिए जा रहा था और रास्ते में वो कल नाइट होने वाली मीटिंग के भी बारे में पूछ रहा था और थेप के साथ उसकी क्या बात हुई इसके बारे में भी। इम यहाँ पर नाइट में थेप की ली हुई किस के बारे में याद करती है एंड उसके बाद फानू से कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। फानू कहता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में मैंने डिटेल्स निकाल ली, काफ़ी अच्छा बनता है। इम कहती है, क्या तुमने डिटेल्स भी निकाल ली है? फानो इम को ही देखे जा रहा था और कहता है, तुम्हारे फेस। जिस पर इम कहती, क्या मेरे फेस पे? क्या मेरा फेस सूजा हुआ है क्या? इस पर फानू कहते हैं, नहीं सूजा हुआ नहीं है, तुम्हारे फेस के राइट साइड पे राइस लगा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम उसे तो क्लीन कर लो। फानू इम को लेकर के कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, इसी वजह से वो इम से कहता है कि खुद का ख्याल रखना और कभी भी ऐसा लगा तुम्हें कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मुझे कॉल करना। इम घबराई सी हुई थी और वो थेप के ही बारे में सोच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो थेप उसे फॉलो कर रहा है, जो कि सच में था, लेकिन जब इम टर्न होती है तब थेप वहाँ से गायब हो चुका था। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसका वहम है। कंपनी में घुसते ही सारे लोग सेलिब्रेशन करने स्टार्ट कर देते हैं कि फाइनली इम कन्विंस कर चुकी होगी, लेकिन इम बताती है कि उसने अभी कन्विंस नहीं किया है। एक बार फिर से सीनियर की तरफ से इम की अच्छी वाली क्लास लग रही थी कि इम किसी लायक नहीं है। अब यहाँ पर इम को दिखाया जाता है, जो कहती है, मुझे लग रहा है कि वो थेप हमारे विला को ख़रीदना ही नहीं चाह रहा है, इसी वजह से तो उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। लग रहा है वो हमारे विला में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी थेप का कॉल आता है। थेप इम से कहता है कि कल नाइट विला की रिलेटेड बात हो ही नहीं पाई, उस विला को वो खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए वो इम से बात करना चाह रहा है विला के बारे में जानने के लिए। इस पर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली थेप उस विला को खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन थेप इम से मिलना चाह रहा था, तो इसी वजह से एक बार फिर से सारे लोग इम को मनाने में लग जाते हैं। इम के मान जाने पर सीनियर इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अपनी सेक्रेटरी को हक कर लेते हैं। थेप स्माइल करते हुए कहता है कि ये इम बिल्कुल मेरे यंगमी के कैरेक्टर की ही है। इम काफ़ी नर्वस दिखाई दे रही थी, तब उसकी फ्रेंड चंपू आती है। क्या बात है, काफ़ी नर्वस फील कर रही हो? क्या कुछ गलत हुआ है क्या? देखो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, बता सकती हो। इम उसे बता देती है कि वो मीटिंग के लिए तो गई थी, विला के ही बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी, लेकिन वो साइको थेप ने उसे किस कर लिया था। अब किस वाली बात जब यहाँ पर चंपू सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। क्या सच में उस रिच पर्सन ने तुम्हें किस किया? अच्छा ये बताओ, कब, कैसे, कहाँ पर किस किया? लिप पे किया, फोरहेड पे किया, चिक पे किया? वाओ, कितना ज़्यादा अच्छा रहता अगर तुम्हारी जगह पर मैं जाती। ये है प्री और ये है उनके हस्बैंड मैट। प्री इस कंपनी की फाउंडर है। पैरालाइज होने की वजह से वो अपनी कंपनी में काफ़ी टाइम के बाद आई थी, जहाँ पर उसकी वेलकम सेरेमनी को एंजॉय किया जा रहा होता है। प्री अपने एम्प्लॉय से मिलती है, जहाँ सारे एम्प्लॉयज़ खुश थे
तो वहीं पर इम को काफ़ी जेलसी फील हो रही थी और वो खुद से ही कहती है कि शायद ही कोई ऐसी एम्प्लॉय होगी जो अपने बॉस के प्यार से जेलसी रख रही होगी, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई। चंपू पूछती भी है, कुछ है क्या जो तुम बड़बड़ा रही हो? जिस पर इम कहती नहीं, कुछ भी नहीं। आगे इम को दिखाया जाता है जो कि अपने चेयर पर बैठी हुई थी एंड यहाँ पर वो अपना गुस्सा अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉप के फ़ोटोज़ पे निकाल रही होती है। तुम तो किसी लायक के नहीं हो, ट्रस्ट तो तुम पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। उसकी फ़ोटो को फाड़ने की कोशिश करती है लेकिन फ़ोटो फट नहीं रही होती है, इसी वजह से सीजर्स उसे कट कर देती है एंड सामने ही थेप की एंट्री हो जाती है जो कि इम से कहता है कि अभी बात अधूरी है कि ये उसे पूरी करनी है। इम के पास उसके बॉस मैट का कॉल आता है जो इम को बताते हैं कि थेप को साथ में ले करके उसे किसी रेस्टोरेंट में आना है। इम रेडी हो जाती है क्योंकि बॉस ने ऑर्डर दिया है, वो बॉस की बात कैसे टाल सकती है। आगे दिखाया जाता है तीनों एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर मैट का कहना था कि अब थेप उनका विला लेना चाह रहा है तो एक बार जा करके एटलीस्ट वो अपने विला को देख तो ले कि किस टाइप का है, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। थेप तो पहले विला देखने से मना कर देता है लेकिन बाद में जब ये बात आती है कि इम उसे शो कर देगी तब थेप मान जाता है। अगर इम शो करेगी तो ठीक है, मैं उसे विजिट करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर इम काफ़ी घबराई हुई सी थी, वो जितना ही थेप से दूर रहना चाह रही थी सिचुएशन उसे उतना ही थेप के क्लोज करने की कोशिश कर रही थी। वो डरी हुई सी थी, इसी वजह से बॉस से कहती है कि उसे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाना है तो वो वॉशरूम में चली जाती है और थेप और मैट की यहाँ पर बातें चल रही होती है। इम वॉशरूम में जाती है और खुद को लॉक करती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से बचे। उसके पास एक आइडिया आता है, वो फ़ौरन ही फ़ानू के पास कॉल करती है। फ़ानू एक इमरजेंसी है, जिस एड्रेस पे मैं तुम्हें बुलाना चाह रही हूँ प्लीज़ उस एड्रेस पे जल्दी से आ जाना। जिस पर फ़ानू कहते हैं तो मुझे एड्रेस तो सेंड करो, मैं फ़ौरन वहाँ पर आ रहा हूँ। फ़ानू का कलीग उसे रोकता है कि बॉस आगे की प्लानिंग क्या है, लेकिन फ़ानू तो वहाँ से चला जाता है। फ़ानू के वहाँ से जाने के बाद एंट्री होती है इंग की। इंग उसके कलीग से पूछती है फ़ानू के बारे में और उसे मालूम पड़ता है कि फ़ानू अभी कुछ टाइम पहले ही जा चुका है। मैट थेप से पूछता है कि क्या वो मैरिड है, जिस पर थेप का कहना था कि वो मैरिड तो नहीं है लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि वो मैरिड हो जाए। थेप और मैट की बातें चल रही होती है तभी मैट के पास कॉल आता है और वो जब घर पहुँचता है तब देखता है कि प्री की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। वो अक्सर बीमार ही रहा करती थी और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैट डॉक्टर पे ही भड़क पड़ता है कि अगर प्री को कुछ भी हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स खुद पर लेंगे, प्री को कुछ होना नहीं चाहिए। और इधर मिरर में देख करके इम खुद से ही बड़बड़ाई जा रही होती है, दिल तो करता है उस कस्टमर की जान ले लूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी कस्टमर की जान कैसे ले सकती हूँ, मुझे किसी भी तरीके से उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ ना, उसे हैंडल कर लूँगी। और ये कहते हुए बाहर निकलती है जिस पर थेप उसे कहता है क्या मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है, मुझे मारोगी। इम सोच में डूब जाती है कि इसे कैसे सुनाई दिया और वो भागने लगती है। थेप उसे रोकता है, इतनी आसानी से कहाँ जाओगी, अभी तो तुम्हें मेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। इम डर जाती है, क्या तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें? थेप कहता है हाँ, विला के रिलेटेड। अगले सीन में इम और थेप को एक साथ दिखाया जाता है, दोनों मून को देखते हैं। थेप इम से कहता है कि क्या उसने कभी मून को देख करके प्रे किया है, इस पर इम वॉज लाइक क्या मून को देख करके प्रे अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं किया। थेप उसे ट्राई करने के लिए कहता है। इम कहती है क्या सच में, ऐसा करने से क्या होएगा? तब थेप कहता है हो सकता है तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाए। इम कहती है सच्चा प्यार, मेरे लाइफ में मेरा बॉयफ्रेंड। इतना ही बोलती है और चुप हो जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो प्रे करने लगती है, क्या इस प्रेयर से मेरा प्रिंसेस मुझे मिल जाएगा? इस पर थेप स्माइल करते हुए कहता है हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जो एब्रॉड जा करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा होगा एब्रॉड में। इम शॉक में हो जाती है कि इसने तो पूरी उसकी हिस्ट्री को ही निकाल कर रखा हुआ है। फानू इम के बुलाने पर इम से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन इम के आ जाने की वजह से फानू को वापस बुलाया जाता है इम को अटेंड करने के लिए। इम फानू पर फुल भड़की हुई थी कि अब तक वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि उसने उसके भाई के कातिलों को ढूंढा ही नहीं। जिस पर फानू कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जितनी जल्दी हो सकेगा वो उसके भाई के कातिलों को ज़रूर ढूंढ निकालेगा। इंग अपने भाई पैट को लेकर के काफ़ी परेशान थी और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन बेचारे फानू पर निकाल देती है और कहती है अगर तुम जैसे पुलिस ऑफिसर इतना टाइम तक काम करेंगे तो कंट्री का हो गया कल्याण। फानू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है एंड इंग समझने के बजाय उल्टा उसे ही ब्लेम कर रही है। दोनों के बीच में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है, जिस पर फानू का कलीग उससे कहता है इस तरीके से उसे फाइट मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। तब फानू कहता है ओ अच्छा, तो तुम्हें ये प्रीटी लग रही है, एक काम करो, लो तुम ही हैंडल करो। जिस पर उसका कलीग कहता है नहीं नहीं बॉस, आप ही हैंडल करो। फानू और इंग के बीच में तो कंपटीशन लग जाता है इस बात को लेकर के कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले पैट के कातिलों के बारे में पता लगाता है।
और यहाँ तक की बात हो जाती है कि देखते हैं कौन किसको मात देने में कामयाब रहता है। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाते हैं जो कि फानू को बताते हैं कि आज रात कहीं पर ड्रग्स डीलिंग का काम होने वाला है, तो वो वहाँ पर जाकर के सिचुएशन को हैंडल करे। थेप और इम दोनों एक होटल में आते हैं जहाँ पर एक मून के पिक को देख करके थेप कहता है, ये मून बिल्कुल वाइट मून की तरह लग रहा है ना, अंधेरी रात में चमकने वाला मून। इम कहती है, तुमने मुझे बताया नहीं, अगर मालूम रहता कि यहाँ पर एग्जीबिशन की चीज़ें हैं तो यहाँ पर कभी नहीं आती। वैसे क्या तुम इन सब में इंटरेस्टेड हो? थेप कहता है, ऑफ कोर्स। इम कहती है, लेकिन मैं नहीं हूँ। इम मौके की तलाश में थी कि वो थेप की नज़रों से बच करके फानू से बात कर सके, एंड ऐसा ही वो करती है। वो फानू से चैट पर बात करती है कि वो कहाँ रह गया है, वो कब से उसका वेट कर रही है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है थेप के साथ। थेप इम के पास आता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इम जितना ही थेप से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, थेप उससे उतना ही ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा था। बातों ही बातों में इम थेप से विला के बारे में बात करती है, एंड यहाँ पर सिग्नेचर भी उसका ले लेती है। थेप कहता है, अब इस साइन के बदले क्या हम थोड़ी देर के लिए कुछ खाने पीने के लिए चले? जिस पर इम मान जाती है, अब तुमने साइन कर दिया है तो ऑफ कोर्स चलो चलते हैं। आगे वो अपने बॉयफ्रेंड कॉब को उसकी गर्लफ्रेंड गाँव के साथ देखती है, उसे बुरा लगता है। कॉब भी इम को देख लेता है एंड उसके पास उसके इंसल्ट करने के लिए आता है। इम, तुम यहाँ पर? इस होटल में तो तुम जैसे लड़के तो बिल्कुल भी आ नहीं सकती हैं, एंड तुम्हारे कपड़े कितने सस्ते से हैं। तुम यहाँ पर क्या मेरी कंपनी को मिस कर रही हो? तब इम कहती है कि वो भला झूठे लड़कों की कंपनी को क्यों मिस करेगी, और गाँव से कहती है कि जिसके साथ वो इस वक्त डेट कर रही है वो उसी का छोड़ा हुआ एक्स बॉयफ्रेंड है। गाँव को बुरा लगता है, एंड यहाँ पर वो अपना रिवेंज लेने के चक्कर में इम के ऊपर जूस का ग्लास गिराने वाली थी। लेकिन थेप जहाँ हो इम के साथ गलत वो कैसे होने दे सकता है। अपनी पावर से वो ग्लास को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इम का ड्रेस खराब नहीं हो पाता है। थेप इम के एक्स बॉयफ्रेंड से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि वो इम का बॉयफ्रेंड है, और इम भी कुछ टाइम के लिए नाटक कर ही लेती है कि थेप उसका बॉयफ्रेंड है। कॉब को जलाने के चक्कर में इम थेप को डार्लिंग कहकर बुला रही थी, जो थेप को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। थेप गाँव को भी अच्छा सबक सिखाता है। साथ ही वो कॉब से कहता है कि वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले हैं, क्या हैंडशेक भी नहीं करेंगे, जिस पर कॉब थेप के साथ हैंडशेक करने लगता है, एंड यहाँ पर थेप उसके हैंड को इतनी ज़ोर से प्रेस करता है कि कॉब तो सीधा अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, एंड थेप से कहता है कि वो उसके हाथों को छोड़े। थेप कहता है कि वो इम से सॉरी बोले क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की। अब अपने हाथ को बचाने के चक्कर में कॉब को सॉरी बोलना पड़ता है। आई एम सॉरी इम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहो ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कि वो मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मेरी हड्डियाँ ज़रूर टूट जाएंगी। इम कहती है, हाँ हाँ चलो, तुम्हें माफ़ किया, एंड उसके बाद ही थेप कोब का हाथ छोड़ता है। कोब चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड गाँव के साथ अपनी टेबल पर वापस चला जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक वाली बातें कर रहे थे, जो सुन करके इम को काफ़ी बुरा लगता है। तब यहाँ पर थेप अपनी पावर का यूज़ करता है एंड एक स्टोन को उन लोगों के ग्लास के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से उनका मजाक किरकिरा हो जाता है। कोब जब इम की तरफ देखता है, इम एटीट्यूड में सॉरी बोलते हुए थेप के साथ निकल जाती है।